प्रिय साथियों नमस्कार। इस कड़ी में हम समझा रहे हैं, द्वौल्य ब्रह्मांड की इस कड़ी में हम बता रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे डेवलप होकर के, विकसित होकर के बना। ये सब आगे की कड़ियों में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया। ओरिजिन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो पानी है, जो आज हम विशाल मात्रा में जो पानी देख रहे हैं, वो किसी उल्का से या किसी एस्टेरॉयड से पृथ्वी पर पानी नहीं आया। अंतरिक्ष से किसी उल्का से पानी पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही किसी अन्य कारण से पृथ्वी पर पानी उत्पन्न होकर आया। तो फिर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी कैसे पृथ्वी पर, वाटर कैसे पृथ्वी पर आया। हम ओरिजिन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी का जन्म हम एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि पृथ्वी का जन्म जो है गैस जिएंट से रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट होने के कारण धीरे धीरे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का नेबुलर हाइपोथेसिस एकदम हम गलत कह रहे हैं और हमारे अनुसार नेबुलर हाइपोथेसिस जैसा कुछ भी नहीं था। सूर्य की उत्पत्ति गैस डस्ट पार्टिकल के क्लाउड से नहीं हुई और इस प्रकार से अगर हम इसकी एप्रोप्रिएट और सही बात करें तो हमारा जो सूर्य है एक समय बाद में धीरे धीरे छोटे तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। उन छोटे तारों से होते हुए वही गैस जिएंट, क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक प्रकार का डेड स्टार है, एक प्रकार का एक ऐसा तारा है जो मंद होता हुआ अंततः बृहस्पति ग्रह में बदल जाता है। बृहस्पति ग्रह में जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं वो ये संकेत करते हैं कि भविष्य में इस पे भारी तत्व बनेंगे और इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह धीमी गति से शनि ग्रह में परिवर्तित होता जाएगा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बनेंगे, जटिल अणु और यौगिक ये सब बनेंगे। लेकिन ये सब बहुत स्लो मोशन में, बहुत धीमी गति से बृहस्पति ग्रह, क्योंकि बृहस्पति और शनि के बीच के कई प्लैनेट खोजे जा चुके हैं। नासा का केपलर मिशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इसका प्रमाण, एक सपोर्ट है। नासा के केपलर मिशन के अनुसार जितने भी अब तक ग्रह खोजे गए हैं उनको ध्यान से देखिए, उनका कंपेरेटिव स्टडी कीजिए। केवल साइज का स्टडी नहीं करना, उनकी ग्रेविटी मास और इसी प्रकार से टेम्परेचर, ये सभी बातों को हम उनको एक सीक्वेंस में रखते जाएं। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि बृहस्पति ग्रह में धीरे धीरे जो भारी तत्व बनेंगे, हल्के से भारी तत्व बनेंगे, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब बनते जाएंगे और रासायनिक परिवर्तन लगातार उसमें हो रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का अंत बृहस्पति ग्रह से ही नहीं होगा, बृहस्पति ग्रह दूसरे ग्रहों में रूपांतरित होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में क्या है कि बृहस्पति ग्रह धीमी गति से रासायनिक परिवर्तन के द्वारा दूसरे ग्रहों में बदल जाता है। उसमें भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन धीमी गति से होते हुए धीरे धीरे क्या है कि जल अणु को उत्पन्न करते हैं, पानी को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से बृहस्पति शनि में, शनि यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में और नेपच्यून सुपर आर्क में, इस प्रकार से मंद गति में रासायनिक परिवर्तन चलते चलते बृहस्पति ग्रह में से इस प्रकार से पानी की उत्पत्ति होती है। यानी कि बृहस्पति और शनि के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर आर्क के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं। कितना बड़ा एक मतलब ये एक सोचने की बात है कि इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन संभव है और ये सोचने की बात है कि वास्तव में ऐसा कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन ही वास्तव में ग्रहों को जन्म देता है। किसी कॉलिजन के कारण किसी प्रकार के किसी ग्रह का जन्म नहीं होता है। और हमारा जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का जो थ्योरी है, उसके अनुसार, सिद्धांत है, उसके अनुसार धीमी गति से बृहस्पति शनि में, शनि यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर आर्क में और सुपर आर्क से अर्थ में, इस प्रकार से धीमी गति से पानी की उत्पत्ति हुई।
तो वाटर का जो ये इस प्रकार से परिवर्तन की श्रृंखला है, इस प्रकार से एक लॉन्ग चेन है, जो रासायनिक प्रक्रिया है वो चलती जाती है, और इस प्रकार से एक ग्रह पर पानी का विशाल मात्रा में उत्पन्न होना एक प्राकृतिक, कंप्लीट नेचुरल है, अननेचुरल कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से धीमी गति से बृहस्पति ग्रह से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपरआर्थ, और सुपरआर्थ से पृथ्वी, इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति होती है। तो इसी क्रमबद्धता में देखें तो जीवन की उत्पत्ति भी इसी क्रमिक विकास में होती है। इसी क्रमिक रासायनिक विकास में पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कैसे आया? पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व किसी बाहरी कारण से नहीं आया। कोई धूमकेतु से पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ कि बैक्टीरिया आकर के पृथ्वी पर गिरे और इस प्रकार से वो बैक्टीरिया क्या डेवलप होकर के इस प्रकार से जीवन का रूप ले लिया। वास्तव में जीवन का अस्तित्व बहुत धीमी गति से हुआ, और बहुत धीमी गति से ये सर्जन, ये इस प्रकार से पृथ्वी पर आकर के पूरा प्रकट हुआ। इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो मॉलिक्यूल्स है, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो ए.आई. ओपेरिन ने दिया है, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ए.आई. ओपेरिन का जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत है, वो वास्तव में क्या है कि सोलर सिस्टम की नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार जो सौर मंडल की उत्पत्ति, उसके अनुसार है। हम इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा बदल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम पृथ्वी के उत्पत्ति का तरीका अगर ये बता रहे हैं, पृथ्वी के जन्म का ये तरीका बता रहे हैं, तो वास्तव में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, वाटर कैसे आया, वायुमंडल कैसे बना, और इस प्रकार से पृथ्वी का पूर्ण भौगोलिक विकास कैसे हुआ, जैसा कि हमने बताया महाद्वीप और महासागर कैसे बनते हैं, ये सब बताया। और तो ये एक धीमी गति से पृथ्वी पर इस जो पानी का और इस प्रकार से जीवन का बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार धीमी गति से ये इस प्रकार से सृजन हुआ। इस प्रकार से जीवन का अस्तित्व बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपरआर्थ, और सुपरआर्थ से पृथ्वी तक, इस प्रकार से एक स्लो मोशन में रासायनिक परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन हुए। इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर जीवन का सर्जन हुआ, और इस प्रकार से धीमी गति से पानी उत्पन्न हुआ, और इसी प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर वायुमंडल बना। तो मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि वास्तव में किस तरह से एक ग्रह का पूर्ण विकास होता है, एक हैबिटेबल ग्रह का, एक जीवनदायी ग्रह का किस प्रकार से पूरा विकास होता है। तो इवोल्यूशन एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस जो हम बता रहे हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि धीमी गति से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरआर्थ से अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से